साथ इंदौर से प्रदीप सतेजा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास फिनिक्स मिल्स के 74 शेयर हैं 1168 रुपए के, तो इसमें क्या करना है आगे? ओके, कब लिया था आपने सर ये स्टॉक? ये अराउंड 2 साल हो गया मैडम, 2 साल हो गए। तो और समय आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, 2 साल 3 साल और दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया, और ऑलरेडी आपने 2 साल का समय दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली और उसका फ़ायदा भी क्लियरली मिल रहा है। लगभग 1 लाख के पास मुनाफा आपका पहुंच गया होगा। जिस तरीके की तेज़ी हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी थी, आज थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर है और जिस तरह से बाजार में करेक्शन है, ये स्टॉक भी नीचे है, लेकिन पिछले 1 महीने में अगर स्टॉक देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 40% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो शानदार मुनाफा। गौरांग जी, आप सलाह दीजिए स्टॉक पर। फिनिक्स मिल्स 2 साल का समय दे चुके हैं और आगे भी 2-3 साल का समय और दे सकते हैं, और रियल एस्टेट स्टॉक्स तो हम देख ही रहे हैं, इस बार फ्लेवर में है, शानदार तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। क्या करें फिनिक्स मिल्स में? धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी तर्क के आधार पर बनने की राय होगी फिनिक्स मिल पर, और सबसे बेहतरीन बात जो निवेश का स्तर है पूजा वो है, और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां पर मेरे ख्याल से करीबन 2 गुना से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा इनको मुनाफा मिल रहा है। करीबन 2400 के आसपास मौजूद स्तर, 1100 के ऊपर की इनकी खरीद या निवेश। जैसे ये बता रहे हैं इनके पास समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, और अगर यही बात है तो मेरे ख्याल से बने रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा अनुमान ये कहता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में जिस प्रकार से टिप्पणियां कुछ मैनेजमेंट ने करी है, उसको ध्यान में रखते हुए बिक्री को लेकर के मेरे ख्याल से कोई दुविधा नहीं हो सकती है। खाली केवल इतना मात्रा है कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं नए, और किस किस शहरों में ये मौजूद हैं, इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन अगर ब्याज दरें कम होने की संभावना जैसे हमें लग रही है हमारे देश में, तो ये भी थोड़ा बहुत सहारा रियल एस्टेट को दे सकता है, क्योंकि लोन डिमांड बढ़ेगी, लोग प्रयास करेंगे घर खरीदने की वगैरह वगैरह। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो निश्चित होकर के बने रहे। अकोला से सवाल आया है सचिन का, और इनके पास है शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1100 शेयर हैं 23 रुपए के भाव पर। काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब तो ये 59 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। बढ़िया है। अपडेट्स अच्छे आए थे इनकी, लोन बुक को लेकर या फिर डिपॉजिट्स को लेकर बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ थी। गौरांग सर, क्या करना चाहिए? इनके भाव से तो ये शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या निवेशित रहने में भी समझदारी है? तो अभिषेक जी, हम निवेश करते हैं शेयर बाजार में ताकि हमारे निवेश के ऊपर हमें मुनाफा मिले, और जैसे अनुशासन के साथ निवेश करना जरूरी होता है, उसी तरीके से अनुशासन के साथ साथ मुनाफा वसूलना भी एक कला होती है जो आपको निरंतर करनी चाहिए। लालच आ जाती है तो फिर मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में बदल जाते हैं। अब शानदार निवेश इनका 2 गुना यहाँ पर भी हो चुका है कमूमन इनका निवेश। फिलहाल हमारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बने रहने की राय होगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे अभिषेक कि ये जितने भी स्मॉल या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या फिर एनबीएफसीज हैं, उनके नतीजों में सुधार की तीव्रता इसलिए हमें दिखेगी क्योंकि पहले तो इनके जो ऋण होते हैं, लोन होते हैं, वो छोटे छोटे टिकट साइज के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की जो रन रेट गति है वो 90-95% के ऊपर होती है। तो ग्रॉस नेट एनपीए ज्यादा उछलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन बेहतरीन स्तर पर निवेश चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं। अगर रुपए की जरूरत नहीं है तो निश्चिंत होकर के बने रहें। ठीक है, बिल्कुल। तो बने रहने की सलाह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। अहमदाबाद से सवाल आया है हमें नीलेश मोदी जी का। इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर्स है, ये हाल फिलहाल में कंपनी की लिस्टिंग हुई है और 500 रुपये ये इशू प्राइस है जिस पर कि इनको ये स्टॉक अलॉट हुआ है। 30 शेयर है इनके पास, बात तो नहीं हो पाई है।
कि और कितना समय दे सकते हैं, लेकिन इनकी होल्डिंग जो थी और जो प्राइस पर इनको अलॉट हुआ वहाँ से देखिए शानदार मुनाफा हुआ है। 1400 के पास स्टॉक पहुंच चुका है। लिस्टिंग गेम भी अच्छे हुए थे स्टॉक में और अब देखिए अच्छे मुनाफे पे भी हैं। गौरांग, आप ही सलाह दीजिए, नेटवर्क टेक इंडिया अभी क्या करें? 500 पे का जो इशू प्राइस था तब का अलॉटमेंट है ये। तो ये मेरे ख्याल से पिछले साल आईपीओ आया था और 500 का स्तर था फ्लोर। आईपीओ नोट द्वारा पूजा जी हमने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दी थी और ये आईपीओ आया था मेरे ख्याल से पिछले साल जुलाई के महीने के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है तो आईपीओ नोट में जैसे हमने बताया कि निवेश करने की राय थी लंबी अवधि के लिए और 500 से लेकर के 1400 रुपए के मौजूदा स्तर, कंपनी अच्छी है, कामकाज अच्छा है और जिस मूल्यांकन पर शेयर दिए गए थे निवेशकों को वो भी काफी आकर्षक था। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। चलिए, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहने की सलाह नेटवर्क टेक इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, जालंधर से सुकांत त्रिवेदी साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन था त्रिवेणी शुगर्स को लेकर। ओके। मेरे पास 1000 शेयर हैं, करीबन 340 रुपए के हिसाब से। 340 को लेकर, ओके। और कर्नाटका बैंक है जिसको मैंने 2-1 साल पहले 60 रुपए में खरीदा हुआ है। सर दोनों में ही आपका नजरिया कितना लंबा होगा? देखिए, कर्नाटका बैंक में तो ऑलरेडी 2 साल निकाल चुका हूँ। बिल्कुल, मुनाफे में बैठे हैं आपको फिलहाल। मुनाफा, पैसों की जरूरत तो है नहीं कि है? नहीं, अभी ऐसे नहीं है। मैं देख रहा था इसका पी अभी भी काफी कम है बाकी बैंक्स के हिसाब से जी। तो इसको रखा जा सकता है अभी और कि नहीं। और त्रिवेणी शुगर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो चलिए कर्नाटका बैंक पर मैं गौरांग की राय ले लेती हूँ। गौरांग, 2 साल से शायद ऑलरेडी ये बने हुए हैं, फिलहाल पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं और आप बताएं बाकी विश्लेषण करके कि कितना और लंबा रुकना चाहिए। धन्यवाद कविता आपका, और काफी लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है। आपको भी सुप्रभात हमारे तरफ से। तो पहले दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर त्रिवेणी और कर्नाटका बैंक कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कर्नाटका बैंक पर एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पिछले 2 या 3 सालों में मेरे ख्याल से जब से इन्होंने निवेश किया है उसके पश्चात नतीजों में बहुत बेहतर सुधार हुआ है और बैलेंस शीट जो पहले थोड़ी बहुत कमजोर थी कविता, वो अब मजबूत हो गई है। ग्रॉस नेट एनपीए में भी आपने नीचे तरफ के आंकड़े देखे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है, मार्जिन में सुधार हुआ है, नेटवर्किंग, ब्रांच नेटवर्किंग जाने की जो शाखा है इनकी वो भी निरंतर पिछले 1-2 साल में बढ़ी है। मगर इनको एक चीज कहूंगा, इनको ही नहीं सभी दर्शकों को, ईटिन हाउस स्वदेश के और निवेशकों के, जब भी आपको ऐसा मुनाफा मिलता है तो आप ये प्रयास कीजिए कि आपने जो पूंजी निवेश की थी और उसके ऊपर 15-20% मुनाफा जोड़ करके अगर आप वो पैसे या मुनाफा घर लेके आते हैं तो बाकी बचे हुए जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो निशुल्क हो जाएंगे, यानी कि शून्य मूल्यांकन, और आपको फिर चिंता नहीं होगी। लेकिन कवरेज नहीं है कविता जी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कहूंगा। लेकिन बैंकिंग यानी कि वित्तीय क्षेत्र एज अ ब्रोकरेज हाउस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज को काफी पसंद आता है। एचडीएफसी बैंक की गिरावट को जरा थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो कितने गंभीर हैं, इसको जरा एनालाइज करते हैं। एनआई है वो 82 आय अनुमान से कम रही है, तिमाही आधार पर करीब 4% के आसपास की बढ़त आई है, अनुमान से कम रही है। लेकिन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर बाजार को एक और चिंता है, 110 पर है, लेकिन बैंक ने जो रेंज अपनी तय की थी वो 110 से 120% की तय की थी, यानी कि लोअर एंड पर है, 110% पर ये एक टेंशन की बात जरूर है। प्रोविजनिंग की बात करें तो 2900 करोड़ से बढ़कर 4216 करोड़ रुपए, और उसमें एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो मामला था करीब 1200 करोड़ के आसपास का पूरा 100%, उसका भी प्रोविजनिंग है। तो एक और चिंता, डिपॉजिट ग्रोथ धीमी हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक तनाव का मुद्दा हो सकता है। तिमाही आधार पर सिर्फ 2% के आसपास की बढ़त है। और FY24 में जो नए ब्रांचेज जो खोलने का लक्ष्य रखा था बैंक ने, 1400 की 1500 की संख्या थी, उसको घटाकर 800 से 1000 कर दिया है। तो इसको लेकर बाजार कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है, क्योंकि बाजार ने उसको काफी रेस्पेक्ट किया था उस आंकड़े को, और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में थोड़ी थोड़ी तेजी हुई थी। अब गौरांग सर, 6-6.5% ये शेयर टूट गया है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको नतीजों में जो निराशा है, ये आंकड़े आपको कितने गंभीर लग रहे हैं और कब तक इनकी भरपाई संभव है? और दूसरी चीज, 6-6.5% ये टूटा हुआ है, कहां तक चला जाए तो आपको फ्रेश खरीदारी के लिए कंफर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? तो अभिषेक जी,
एचडीएफसी बैंक पर टिप्पणी करने से पहले मेरे ख्याल से हमारे लिए ये अनिवार्य होगा कि हम डिस्क्लोजर दे दें। एचडीएफसी बैंक पर काफी लंबे समय से हमने हमारी जो खरीदारी की राय है या निवेश की राय है वो बरकरार रखी है, आज की तारीख में भी है। कल के जो आंकड़ा आए तीसरी तिमाही के, उसको लेकर के निराशा बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये निराशा इतनी बड़ी है कि आप अपने लंबी अवधि का जो आपने निवेश किया एचडीएफसी बैंक में, कल जो आंकड़े हमने देखे उसको आधार बना करके आज जो 6% के नीचे की स्तर देख रहे हैं उसमें आप बिकवाली कर दें, तो इसकी राय तो हम कभी नहीं देंगे। हम तो बने रहने की राय देंगे, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और निवेश करने की क्षमता है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, और अगर आप साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो और भी निवेश कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिनको नया निवेश करना है हम उसकी भी राय देंगे। और हमारा अनुमान ये कहता है कि अगर आप इतिहास देख ले एचडीएफसी बैंक के नतीजों का, तो ऐसा समय बहुत कम आया है जैसा हमने कल देखा है। जो आंकड़े हमने निराशा की बात कर रहे हैं वो इतने भी बड़े निराशाजनक नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता है। और मैनेजमेंट की टिप्पणी अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़े बहुत कारोबार है। मिसाल के तौर पर अनसिक्योर्ड लोन्स, जिस तरीके से आरबीआई ने लगाम कसी थी और जिस प्रकार से मार्जिन्स को लेकर के इजाफे किए थे, वो जरूरी था अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा दिख रहा था। जिस प्रकार से क्रेडिट रिस्क प्रोफाइलिंग बराबर से नहीं की जा रही थी, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जा रहे थे बिना सही जांच पड़ताल के। और मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी अभिषेक कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स ज्यादातर 70-80% उन लोगों को दिए जा रहे थे जहां पर उन लोगों ने पहले से 2 लोन आउटस्टैंडिंग है। तो वित्तीय क्षेत्र में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। अगर वित्तीय क्षेत्र में कमजोरी आता है और कुछ घटना हो जाती है तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये आंकड़े इतने बड़े निराशाजनक है। हो सकता है कुछ 1-2 महीने या 1 तिमाही तक इसका असर रह सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है कि सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हम बिकवाली की तो राय नहीं देंगे, खरीदारी की राय देंगे। और अभी भी हमने हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं एचडीएफसी बैंक पर, वो 2,000 रुपए के हैं। ये पूछिए, क्या जानना है आपको? सर गुड मॉर्निंग। जी पूछिए सर। आवाज आ रही है मेरी सर? सर वीआई जी के जी मैंने बिल्कुल आ रही है, पूछिए अपना सवाल। 6,630 शेयर और 16 रुपये 90 पैसे यानी कि 17 पैसे में खरीदी है, बाई कर लिया है जब वो बढ़ोतरी आई थी ना। अभी ऐसा आपने लग रहा है फंड कि हिस्ट्री फंस ऊपर गए ले हैं लिया है। सर। नहीं, राय ले लेते हैं। वोडाफोन आपके भाव से बहुत नीचे तो है नहीं, तो फंसने वाला उतना सवाल नहीं। हाँ, प्रतिशत में देखेंगे तो आपको ज़्यादा नीचे दिखेगा, लेकिन ये सब क्या है ना कि मोमेंटम में लगातार ये शेयर चल भी रहा था। गौरांग सर, वोडाफोन आइडिया बिजनेस लगातार कंपनी ने गंवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें ऊपर ज़रूर गई हैं कि इसमें प्रमोटर पैसे डाल देंगे, कोई और निवेशक आ जाएगा, फंडिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन 1840 वाला वोडाफोन 1540 हो गया, ये भी हकीकत है। क्या करना चाहिए महेश जी को? निवेशित रहें, समय दें? आपका कन्विक्शन कितना, पहले ये बताइए। देखिए, ये जो बातें आती है ना वोडाफोन आइडिया को लेकर के, ये बाजार में लोग पता नहीं किस आधार पर बातें करते हैं, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट के तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है, चाहे कोई पूंजी और निवेश करने की हो इस कंपनी में या फिर कोई दूसरा बड़ा निवेशक बाहर से पैसे लेकर के डाले इस कंपनी में, या फिर कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर करे, ये सब अफवाहें होती हैं बाजार में। जब तक मैनेजमेंट की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक इन सब बातों पे विश्वास करके आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपको शायद थोड़ी बहुत निराशा दे। पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया पर निरंतर हमने बिकवाली की राय बनाए रखी है, और इस क्षेत्र में हमें लग रहा है जो कि सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, वहां पर 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं इसके मुकाबले। एक है भारती एयरटेल, दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो सेल्यूलर सर्विस रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है। अ, आपने भी सही फरमाया अभिषेक, निरंतर हर महीने ये उपभोक्ताओं का जो इनके पास संख्या है वो कम होती जा रही है। तो आखिरकार इनके पास बचेगा क्या जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे? बिकवाली की राय है, मेरे ख्याल से अगर इस क्षेत्र में निवेश करना है तो भारती एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है। और एक चीज कहना चाहूंगा, अफवाहों को सुन करके मेहरबानी करके किसी भी शेयर में निवेश न करें।
बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें और सही तरह के एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। आपको निकलने की सलाह दी जा रही है अपने निवेश में से और उसकी जगह भारती एयरटेल अगर आप चाहें तो इसमें इसी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी चाहते हैं तो इसमें निवेश करने की सलाह गौरांग की तरफ से। दिल्ली से जतिन मेहता मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जतिन साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए सर। मैडम मेरे पास इंडो स्टार कैपिटल के 26 शेयर है 572 के रेट पे, ठीक है। और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के 300 शेयर है 250 पे के रेट से, तो इनको मैं होल्ड करूं या क्या करूं, एवरेज करूं? ऑलराइट गौरांग, दोनों में ही इनको लॉस हो रहा है। 572 का इनका मेरे ख्याल से इंडो स्टार कैपिटल में इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता जी, इंडो स्टार पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये बीएचईएल की जो खरीद का भाव बताया ना 250 रुपया, ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना निवेश होगा, क्योंकि काफी समय बाद हमने देखा है बीएचईएल ने ये मुकाम पे आकर के खड़ा है। तो पहले तो मेहता साहब को मैं ये कहूंगा कि बने रहें, हमारी खरीदारी की राय है। दूसरी बात ये कहूंगा कि 200 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है, क्योंकि आज खराब बाजार में भी आप देखिए करीबन 4% के ऊपर की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, और ये इसलिए सुधार हो रहा है कविता जी क्योंकि नतीजों में सुधार हुआ है। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की जो रन रेट है वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। डिफेंस और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जो ऑर्डर मिले हैं इनको, वो भी काफी सकारात्मक है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि 250 का जो इनका निवेश का स्तर है वो बहुत पुराना होगा, क्योंकि मैंने बीएचईएल को 250 के आसपास पिछले कुछ सालों में देखा नहीं है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो नीचे 200 के आसपास या उसके आता है नीचे तो और जुड़ने की क्षमता रखें और निवेशित रहें। अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल शामिल करेंगे। हमें अयोध्या से सवाल आया है वीरेंद्र सिंह जी का। इनका क्वेश्चन है नेस्ले पर 50 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है, 2634 पर इनकी खरीदारी है। बात तो नहीं हो पाई कि कब लिया था और कितना समय स्टॉक को दे सकते हैं, क्योंकि नेस्ले जैसा स्टॉक है इनके पास। बट गौरांग आपसे सवाल होगा, नेस्ले में क्या करें? 2634 की खरीद है, हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है इनकी, लेकिन नुकसान में है ये। बने रहें अगर नजरिया लंबा हो तो पूरा देखिए, ये ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से काफी दशकों से भारत देश में स्थापित है। बहुत ही मजबूत पावर ब्रांड्स इनके पास है। एक तो मेरे ख्याल से इनका प्रोडक्ट हमने सभी ने कभी ना कभी उपयोग किया होगा, बनाया होगा और उसके स्वाद का भी मजा लिया होगा, वो है मैगी नूडल्स। इसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ खामी आई थी और वाद विवाद में थे, और स्टॉक मेरे ख्याल से अभी अभी कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल से बोनस या स्प्लिट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहें। अगर निवेश नहीं किया है तो इस कमजोरी का फायदा या मौका देख करके आप निवेश कर सकते हैं। और एक चीज है पूजा, भारत खपत से चलने वाला देश था, है और हमेशा रहेगा। और इस जनसंख्या जो हमारी है उसकी 35% आबादी युवा है, जिसकी उम्र 30 और 28 के औसतम है या उसके नीचे है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि खपत को लेकर के हमारे देश में किसी भी तरह की कमी देखी जाएगी या इन कंपनियों को पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर। नेस्ले इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन एक मजाक के तौर पर ही सही गौरांग सर, नेस्ले इंडिया अगर लड्डू बनाता है अगर तो आजकल हम तेजी देखते हैं जिस तरह से देश में माहौल है राम मंदिर को लेकर, और ये दर्शक भी हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़े थे।